हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स टू ऑफिसर। तो इकोनॉमिक्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे सप्लाई के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिमांड किया था, तो आज हम सप्लाई की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और स्क्रीन शेयर कर देते हैं, आपको सबको विजिबल हो जाए ताकि या लेट्स स्टार्ट। तो सप्लाई पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसे 2 मिनट लगा के समझिएगा। कॉस्ट बेसिकली क्या होती है? कॉस्ट होती है हमारे जो खर्चे, जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते टाइम जो हमारे खर्चे आते हैं ना, उसमें रॉ मटेरियल का खर्चा और वगैरह सब बाकी सब खर्चे, जो के खर्चे, उस चीज को हम बोलते हैं कॉस्ट। तो देखिए यहाँ कॉस्ट कितनी तरह की, कॉस्ट बेसिकली 2 तरह की होती है हमारे पास। एक होती है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? वो खर्चे जो कभी चेंज नहीं होते। उस पे उन खर्चों के ऊपर जो मतलब सेल्स का, कितनी सेल हो रही है, सेल बढ़ रही है, सेल घट रही है, उस चीज का उन खर्चों पे बिल्कुल असर नहीं होता, वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसकी एग्जांपल देखिए। इसकी एग्जांपल हम मान सकते हैं रेंट। इसकी एग्जांपल क्या मान लीजिए हम? रेंट मान लीजिए। एक सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ। और एक सेकेंड बस। अभी रेंट फिक्स्ड कॉस्ट कैसे हुई? मान लीजिए देखिए। ओके। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, एक लैंड पे खुली हुई है, ठीक है, पर वो लैंड फैक्ट्री ओनर की नहीं है। वो लैंड जो है वो फैक्ट्री ओनर ने किसी से रेंट पे ली है। ठीक है। और वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, और प्रोडक्शन की मतलब सेल्स वगैरह बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। लेकिन आपकी सेल्स कितनी बढ़ रही है, उस चीज का असर उस रेंट पे तो नहीं होगा ना। मान लीजिए अगर 10,000 के, 10,000 तो वैसे नहीं होता, बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, बट फिर भी लेट कर लीजिए एज एन एग्जाम्पल। अगर उस लैंड का रेंट 10,000 है, वो तो 10,000 ही रहेगा ना। ये तो नहीं कहेगा ना कि हाँ भी आपकी सेल्स बढ़ गई, मुझे 20,000 रेंट दो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो अमाउंट, सॉरी, वो कॉस्ट जो एकदम फिक्स रहती है, जो बिल्कुल चेंज नहीं होती सेल्स के बढ़ने या घटने से, ठीक है, उस चीज को कहते हैं हम फिक्स कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखिए, एक्सपेंसेस दैट डजंट चेंज व्हेन सेल और प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, आई बात समझ में? अगला है कौन सा? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? एक्सपेंस दैट चेंजेस इन प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन, आउटपुट और सेल्स। जो खर्चे चेंज होते रहते हैं, ये होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सीधी सीधी बातों में अब इसको समझिए। रेंट क्या था? रेंट के सीन में क्या था? रेंट चेंज नहीं होता, जितनी लैंड का रेंट है उतना रेंट ही रहेगा। ठीक है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या होगा? मान लीजिए आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई है, आपकी सेल्स बढ़ गई हैं, तो आपको अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, आपकी अगर आपकी सेल्स बढ़ी हैं, तो जो आप गुड्स की प्रोडक्शन करोगे वो भी तो बढ़ेगी ना। अगर वो बढ़ेगी तो आपका जो रॉ मटेरियल गुड की प्रोडक्शन में लग रहा था वो भी बढ़ेगा। तो जो रॉ मटेरियल का खर्चा है, जो मान लीजिए आप 100 गुड्स का ले रहे थे, वो 200 गुड्स का हो गया, तो 200 गुड्स का खर्चा भी तो आएगा ना। खर्चा बढ़ाना वो आपका फिक्स नहीं रहा ना। ये तो नहीं है ना कि आपको 100 गुड्स में ही 200 गुड्स का सामान मिल गया, ऐसा नहीं होगा ना। तो जो खर्चे आपकी प्रोडक्शन और सेल्स के साथ चेंज होते रहेंगे, उन्हें कहते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास रॉ मटेरियल का खर्चा। ठीक है, चलिए आगे। अब 2 तरह की कॉस्ट और होती हैं, बेसिकली एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। अभी नहीं, देखिए 2 मिनट का ही काम है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो हम देख सकते हैं, जैसे कि हाँ भाई, मतलब जो फिजिकल रूप में हम देख सकते हैं, हमें महसूस होता है कि हमारा खर्चा जा रहा है। जैसे कि देखिए, रॉ मटेरियल का खर्चा हो, पैसों पैसों से लेके खरीदा है, रेंट हो गया, ठीक है, और टेक्नोलॉजी के ऊपर जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो सब हो गया, तो वो होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो हम देख सकते हैं खर्चे। लेकिन उनके अलावा भी तो कुछ खर्चे होते हैं, उन्हें कहते हैं हम इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो हम देख नहीं सकते। बिन खर्चों के एग्जांपल देखिए। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होते हैं? विच कैंट बी सीन, जो देख नहीं सकते। इसके एग्जांपल क्या होगा? अब मान लीजिए आप 2 घंटे लगाकर कोई 3 4 8 घंटे लगाकर फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना भी टाइम लगाकर कर रहे हैं वो प्रोडक्शन, आपका वो टाइम भी तो जा रहा है। आपके 8 घंटे, जितने भी घंटे आप काम कर रहे हो, वो भी तो खर्चा ही है, वो भी तो एक कॉस्ट ही है, क्योंकि आप वो टाइम जो है उस प्रोडक्शन के टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वो भी तो एक तरह का खर्चा हुआ। आपकी मेहनत, आपका टाइम, वो टाइम आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, तो वो भी तो आपकी तरह का खर्चा ही हो ना, क्योंकि वो टाइम आपने वहां इन्वेस्ट किया है। तो ये होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो आप देख नहीं सकते लेकिन वो आपका खर्चा जा रहा है। ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है सप्लाई। ओके। पहले सप्लाई से पहले भी देखिए, बात सुनिए तो मेरे को और कीजिएगा। देखिए डिमांड में हमने क्या किया पढ़ा था? जब प्राइस बढ़ रहा था तब डिमांड कम हो रही थी, जब प्राइस बढ़ रहा था तब डिमांड कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि एज अ कंज्यूमर हम उस टाइम पे चीजों को लेना पसंद करेंगे जब उसका प्राइस कम होगा। लेकिन सप्लाई में ये चीज नहीं होगी। हम डिमांड के में अंदर हम एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर सोच रहे थे। लेकिन अगर सप्लाई के नजरिए से सोचना होगा, हमें भी सप्लायर बनना होगा ना। हमें सप्लायर की तरह सोचना होगा, जो मार्केट में सामान बनाता है, बेचता है, हमें उस तरह से सोचना होगा। ठीक है।
तो इस केस में क्या होगा, डिमांड के केस में तो क्या हुआ था, प्राइस बढ़ रहा था तो डिमांड कम हो रही थी, प्राइस कम हो रहा था तो डिमांड बढ़ रही थी। लेकिन सप्लाई में क्या होगा, हमें, हम अगर एज अ क्या नाम है, सॉरी, एज अ सप्लायर सोचेंगे तो हम तो अपना प्रॉफिट सोचेंगे ना। हम एज अ सप्लायर, आप खुद बताइए, हम अपनी जो सप्लाई है वो कब बढ़ाएंगे, हम अपनी सप्लाई कब बढ़ाएंगे, हम अपनी सप्लाई तभी बढ़ाएंगे जब हमारे हमें ज्यादा प्राइस मिलेगा। जितना ज्यादा प्राइस होगा हम उस बेस पे सप्लाई बढ़ाएंगे ना। हम अब कम सब प्राइस के अंदर सप्लाई क्यों बढ़ाएंगे अपनी, नहीं बढ़ाएंगे ना। तो वही है, सप्लाई के रूल यही कहता है कि जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब जो क्वांटिटी सप्लाई है वो बढ़ेगी, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे में अपनी चीजों को बेचने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे सप्लाई भी कम होगी। आप कहेंगे ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, अब यही तो मार्केट है। सप्लायर और सप्लायर और कंज्यूमर की जो होती है मार्केट में, मार्केट फोर्सेस होती हैं सप्लाई और डिमांड की। सप्लायर कब बढ़ाएगा, मतलब सॉरी, सप्लायर कब बढ़ते प्राइस पे अपनी सप्लाई बढ़ाएगा, कंज्यूमर को पहुंचे प्राइस पे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यही तो मार्केट है। इसे हम आगे आगे समझेंगे मार्केट में। क्योंकि जो सप्लाई और डिमांड है ये एक जगह पे क्लैश करती हैं, उसका नाम है मार्केट। तो मार्केट हम आगे आएगा, मार्केट से पहले हमें सप्लाई समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक सप्लायर अपनी सप्लाई को तब बढ़ाएगा, अपनी सप्लाई को एक सप्लायर तब बढ़ाएगा जब उसको ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिलेगा। मतलब जब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे सप्लाई भी कम होगी। क्योंकि एक सप्लायर अपना प्रॉफिट कम नहीं करेगा, वो उसी टाइम पे बेचेगा जब उसे लगे कि हाँ मेरा फायदा हो रहा है ज्यादा प्राइस में। और जैसे जैसे उसे लगे कि हाँ प्राइस कम हो रहा है तो वो भी सप्लाई भी धीरे धीरे कम कर देगा, ठीक है। अब हमने डिमांड में याद है क्या पता था, डिमांड तीन चीजों से बनती है। सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, सप्लाई ऑल्सो क्रिएटेड विद फोर थिंग, सप्लाई बनती है चार चीजों से, तीन चीजों से नहीं बनती, सप्लाई बनती है चार चीजों से, ठीक है। वैसे सप्लाई बनती है चार चीजों से। पहला है विलिंगनेस, हमें सप्लाई करने की इच्छा होनी चाहिए, अगर इच्छा नहीं तो सप्लाई कैसे करेंगे। एबिलिटी टू सेल, सप्लायर को बेचना आना चाहिए अपना सामान, उसे किस प्राइस पे बेचना होता है ना, बेचने की कला होती है, आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा अपने फादर मदर पेरेंट्स किसी के मुंह से। उससे उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए सेल करने की, ठीक है। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि डिमांड में हमने देखा था कि डिमांड पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है, सप्लाई भी पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई सप्लायर उस टाइम पे बेचेगा अपना सामान जिस टाइम पे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे लगा कि उसका प्राइस मैक्सिमम जा रहा है, मैक्सिमम मतलब जितना ज्यादा जा रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे अपना सप्लायर जो है उस अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। जब हमने ये कहा कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर का ये मतलब है कि जिस टाइम पे सप्लायर को लगेगा हाँ उसको अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपनी सप्लाई ज्यादा बढ़ाएगा। ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहेगी, जब उसे लगा कि प्राइस कम मिल रहा है तो वैसे वैसे सप्लाई भी कम कर देगा। तो ये चेंज होता रहता है मार्केट की डिमांड, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। अगर लास्ट पॉइंट है पर्टिकुलर प्राइस, किस प्राइस पे उसको कितनी सप्लाई करनी है, किस प्राइस पे उसे कितनी सप्लाई करनी है ये भी सप्लाई डिसाइड करेगा। तो ये चार चीजें मिलकर बनाते हैं सप्लाई, ठीक है। अब हमने डिमांड के अंदर फैक्टर्स पढ़े थे, जो जो फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो हमने सप्लाई में भी कुछ फैक्टर्स होंगे। सप्लाई में देखिए फैक्टर्स क्या है, वही प्राइस ऑफ फोन गुड, रिलेटिव गुड, एक एक करके देखते हैं। पहला है प्राइस ऑफ फोन गुड। प्राइस ऑफ फोन गुड सिंपल, जैसे मैंने पहले बताया, मान लीजिए ईयरबड्स हैं, ठीक है, ये ईयरबड्स हैं, ठीक है। अब मैं एज ए सप्लायर इसकी सप्लाई कब बढ़ाऊंगा, जब मुझे इसका प्राइस ज्यादा मिलेगा। तो ये मेरा खुद का गुड है ना, ये मेरा खुद का गुड है, ये मैं खुद की सप्लाई बढ़ा रहा हूँ, ये मेरा खुद का गुड है, मैं इसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो इसकी सप्लाई मैं तब बढ़ाऊंगा जब मेरे को प्राइस ज्यादा मिलेगा। तो प्राइस ऑफ ओन गुड ये कहता है कि अगर जैसे जैसे तुम गुड्स का प्राइस ज्यादा होगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी। मतलब बढ़ते प्राइस के साथ ही सप्लाई भी बढ़ेगी। सप्लाई कम होगी, कब होगी सप्लाई कम, जब उसे प्राइस, हमें प्राइस कम मिलेगा एज ए सप्लायर, ठीक है। पढ़िए इसे, इफ अ प्राइस ऑफ कमोडिटी इज हाई देन सप्लायर विल इंक्रीज द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। जब प्राइस ज्यादा होगा तब सप्लाई ज्यादा करेगा, ठीक है। और जब वाइस वर्सा मतलब जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम करेगा। अब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब इस बात को समझिए, याद है मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं, ठीक है। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ये कहना है कि इफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इंक्रीज, इफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इंक्रीज देन सप्लाई ऑफ अदर गुड विल डिक्रीज। अब यहाँ पे मोबाइल चार्जर वगैरह एग्जांपल मत लेके आना, ठीक है, वो डिमांड के अंदर हमने पढ़ा था, सप्लाई के अंदर ये पढ़ा। हमें एज ए सप्लायर सोचना है, हमें एज ए डिमांडर नहीं, हमें एज ए डिमांडर एज ए कस्टमर नहीं सोचना है, ठीक है, हमें एज ए सप्लायर सोचना है। अब बात सुनिए, जैसे कि मैंने बताया था रिसोर्सेज फिक्स्ड है। मान लीजिए मेरे पास एक लैंड है, मैं एक किसान हूँ, ठीक है, मेरे पास एक लैंड है, उस लैंड पे मैं वीट भी उगा रहा हूँ,
शुगर केन भी उगा रहा हूँ। व्हीट और शुगर केन रिलेटेड गुड है, रिलेटेड कैसे, क्रॉप्स, ठीक है। उस लैंड पे मैं वीट भी उगा रहा हूँ, एग्जाम्पल ही समझ गया, ठीक है। इसको मैं समझ, इस कंसेप्ट समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ इसे। तो सॉरी, कहाँ था मैं, हाँ। एक इस लैंड पे मैं वीट भी उगा रहा हूँ, उस लैंड पे मैं शुगर केन भी उगा रहा हूँ। अब मान लीजिए मुझे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे वीट का प्राइस मिल रहा है 100 रुपये, और मुझे शुगर केन का प्राइस मिल रहा है 100 रुपये। जैसे कि मैंने बताया, शुगर और वीट रिलेटेड गुड है, ठीक है, इसे याद रखिएगा आप बात को। तो मुझे वीट का प्राइस 100 रुपये मिल रहा है और शुगर केन का प्राइस 200 रुपये मिल रहा है। तो आप खुद बताइए कि अगर मेरी शुगर केन का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, अगर एक शुगर केन का मेरी प्राइस बढ़ रहा है, तो मैं वीट को 100 रुपये में क्यों बेचूंगा? मैं वीट को कम करके शुगर केन को ही बढ़ाऊंगा ना, मार्केट में बेचूंगा, क्योंकि मुझे अपना प्रॉफिट कमाना है। तो अगर मेरे को शुगर केन का प्राइस ज्यादा मिलेगा तो मैं वीट को कम कर दूंगा और उसकी जगह शुगर केन ही ज्यादा बनाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा प्रॉफिट कमाना है, मैं इसके सप्लायर हूँ, ठीक है। अब इसको पढ़िए, जैसे यहाँ लिखा है, इफ अ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इंक्रीजेस, देन सप्लाई ऑफ अदर गुड, सॉरी, द सप्लाई ऑफ अदर गुड विल डिक्रीज। अगर शुगर केन का प्राइस बढ़ेगा तो मैं वीट की डिमांड को कम कर दूंगा, क्योंकि उस लैंड पे जिसपे मैं वीट और शुगर केन उगा रहा हूँ, मुझे वीट के कंपैरिजन में शुगर केन का प्राइस ज्यादा मिल रहा है। तो मैं वीट को कम करके शुगर केन की प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा, ताकि मुझे अपना फायदा हो, मुझे मेरा प्रॉफिट मिले। आई बात समझ में? और वही, अगर मुझे मान ली शुगर केन का मिली 50 रुपये आ रहा है और वीट का 100 रुपये मिल रहा है, तो मैं शुगर केन कम कर दूंगा, शुगर केन की जगह वीट उगा दूंगा, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे, इफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इंक्रीजेस, देन सप्लाई ऑफ अदर गुड विल डिक्रीज। आई होप समझ आया होगा। प्राइस ऑफ इनपुट, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट विल डिक्रीज इफ द प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज इफ द प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीजेस। इनपुट्स क्या होते हैं, पहले तो ये समझिए। इनपुट्स होते हैं जो हमारी फाइनल गुड के अंदर, जो गुड के अंदर हमारी चीजें डलती हैं प्रोडक्शन के वक्त, जो जो चीजें गुड में डलेंगी। अब बात सुनिए, अब कैसे समझाऊं, कोई भी एग्जाम्पल याद भी नहीं आ रही, हाँ ठीक है सर, ये देखिए। सब जैसे मान लीजिए मटर पनीर है। मटर पनीर, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए गुड है, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या इनपुट्स होते हैं, सब्जियां होती है अलग अलग तरह की, टमाटर, प्याज वगैरह, थोड़ा सा तेल, दही, तो ये तेल और घी जिसमें भी आप बनाते हो, मटर होता है, पनीर होता है, तो ये सब इनपुट्स है ना, ये सब डल के हमारा फाइनल गुड जो है मटर पनीर की सब्जी है वो तैयार हो रही है, ठीक है। तो ये होती है इनपुट्स। अब ये समझिए, यहाँ पे यहाँ इन्होंने क्या बोला है, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाएगी अगर उसके इनपुट के दाम बढ़ जाएंगे। अब मान लीजिए इसके एग्जाम्पल में बात सुनिए। अब मान लीजिए कि आइसक्रीम वाला है। अब आइसक्रीम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? आइसक्रीम के लिए हमें चाहिए होगा अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट चाहिए होंगे, वनीला एक्सट्रैक्ट चाहिए होगा, ना जाने क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, जो जो चीजें चाहिए होगी, आगे सॉरी मुझे नहीं पता क्या क्या चाहिए होगा। तो जो जो चीजें, मान लीजिए उसमें से ड्राई फ्रूट के दाम बढ़ गए एकदम से, तो जो आइसक्रीम का कोन वो 50 रुपए का बेच रहा था और उसको ड्राई फ्रूट्स के दाम एकदम से बढ़ गए हैं, तो एकदम से प्राइस तो इंक्रीज नहीं कर सकता ना, क्योंकि प्राइस इंक्रीज करना इतनी मतलब आसान नहीं है कि एक तरह से एक ही टाइम पे पूरी मार्केट का प्राइस इंक्रीज कर दे, इतना इट इज नॉट इजी। तो जैसे जैसे इनपुट के प्राइस बढ़ेंगे, मान लीजिए तो, उसको अपना प्रॉफिट भी तो देखना है। अब मान लीजिए वो, एक मिनट रुकिए, मैं ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ, सॉरी एक सेकंड छोड़ो। तो हाँ, इसको यहाँ समझिए आप। मान लीजिए वो एक फोन बेच रहा था 50 रुपए का, ठीक है। वो एक फोन को 50 रुपए का बेच रहा था, ठीक है। तो उसके अंदर मान लीजिए 20 रुपए के ड्राई फ्रूट डल रहे थे। मान लीजिए, सिर्फ मान लीजिए, ठीक है। और बाकी सब मिला के जो है, मतलब बाकी के खर्चे वनीला वगैरह वो सब मिला के, मान लीजिए इसको 40 रुपए की आइसक्रीम पड़ रही थी, ठीक है। और उसका 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा था। उसको 40 की आइसक्रीम पड़ रही थी और उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। मान लीजिए ड्राई फ्रूट के दाम जो है वो 30 रुपए हो गए, जो ड्राई फ्रूट के दाम है वो 30 रुपए हो गए, ठीक है। तो अब इसको कितने का हो गया, इसको कितने की पड़ गया आइसक्रीम? 50 की पड़ गई। अब मार्केट में ये एकदम से तो नहीं कर पाएगा, इसका नुकसान जो इसका प्रॉफिट था वो तो खत्म ही हो गया बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को डिक्रीज कर देगा, धीरे धीरे अपनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट खत्म हो गया ना। तो इन्होंने वही बोला है कि जब सप्लाई बढ़ेगी इनपुट की, और सॉरी सॉरी, जब प्राइस बढ़ेगा इनपुट का, तो जब प्रोडक्ट की सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनपुट के प्राइस बढ़ने से उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया है।
तो उसको कवर करने के लिए वो सप्लाई या तो या तो प्रोडक्ट को मतलब बंद ही कर देगा उस प्रोडक्ट को, या उसकी सप्लाई कम कर देगा धीरे धीरे। ठीक है। आगे चलते हैं। एक सेकंड सॉरी। अगला है हमारे पास पॉइंट गो, एक मिनट ये इरेज, सॉरी, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ ना जूम वाला, मुझे नहीं पता था ऐसा होता है कुछ, से क्रॉस कर सकते हैं। अगला है हमारे पास पॉइंट गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड सब्सिडीज में क्या लिखा है पहले पढ़ लीजिए फिर से देखते हैं इसको। इफ गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स ऑन द कमोडिटी देन सप्लाई विल डिक्रीज। जैसा कि मैंने बताया, अगर उसको उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा किसी प्रोडक्ट का तो सप्लाई को डिक्रीज कर देगा। मान लीजिए गवर्नमेंट ने उसकी प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स ज्यादा बढ़ा दिए तो वो टैक्स पे करने की जगह सप्लाई को कम कर देगा ना, क्योंकि उसे टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। समझे आप इस बात को? अगर कमोडिटी पे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगा, मान लीजिए टैक्स बढ़ा दिया, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो उसको कम दाम कम दाम मिलेगा उसका, जितना उसे मिल रहा था। तो वो सप्लाई को कम कर देगा। और वहीं अगर सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने, सब्सिडी मतलब थोड़ा डिस्काउंट दे दिया, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। लालच बुरी वाला है। हम लेकिन हम तो सप्लायर सप्लायर हम तो ढीठ हैं भाई। तो अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा तो हम लालच में आके सप्लाई और ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें हमारा प्रॉफिट और बढ़ाना है। तो वही बोला, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी प्रोवाइड करेगी कमोडिटी पे, तो जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी कमोडिटी पे, हमें थोड़ा डिस्काउंट देगी, हमारा प्रॉफिट मार्जिन उससे बढ़ेगा, तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे। हमें एज ए सप्लायर सोचना, एज ए डिमांडर कभी नहीं सोचना इसका, एज एज इन सप्लाई के टॉपिक में, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एक करंट अफेयर की एक स्कीम है, जिसमें मतलब जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज दे रही है अलग अलग कंपनीज को, ताकि उन्हें एनकरेज एनकरेज कर सके तुम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है उसको बढ़ाओ तुम। ठीक है। ये इन डिटेल में आपको करंट अफेयर्स में अक्षर सर पढ़ाएंगे। ठीक है। अगला है गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। अब कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर सप्लायर का मतलब मकसद ही है कि उसको जन सेवा करनी है, उसको लोगों का भला करना है, तो वो प्रॉफिट का कभी नहीं सोचेगा। अगर उसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना तो वो प्रॉफिट का सोचेगा। लेकिन अगर उसको सोचना है कि वो दुनिया का, देश का, लोगों का भला करना चाहता है, तो वो कभी अपना प्रॉफिट नहीं सोचेगा। इस केस में क्या होगा, अगर उसका गोल ही पब्लिक वेलफेयर है, तो जो सप्लाई है तब बढ़ेगी जब प्राइस में कमी आएगी। अगर उसका गोल ही है प्रॉफिट वेलफेयर, तो उसको ज्यादा प्राइस में बेच के क्या मिलेगा, वो तो नुकसान होएगा ना, जिन लोगों का भला नहीं होगा उससे ज्यादा प्राइस में बेच के। तो इसीलिए सप्लायर जो है वो सप्लाई को तब इंक्रीज कर देगा जब उसका प्राइस कम होगा। और वही अगर प्रॉफिट है, वो सप्लायर का मोटिव प्रॉफिट है, तो वो तब इंक्रीज करेगा जब प्राइस ज्यादा होगा, है ना। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम इसको समझिए। अब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को सेकंड रुकिए। हाँ। हाँ, ये देखिए स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या कहता है। पूरा ये पॉइंट नहीं आ रहा ना, आ गया। नहीं है पूरा, इतने इतने पे। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहता है कि अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, मान लीजिए एक मशीन है वो 100 गुड्स बना रही है, अब 100 की जगह वो 200 गुड्स बना रही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, अगर 100 की जगह वो 200 गुड्स बनाने वाली मशीन आ गई है, तो सप्लाई भी तो बढ़ेगी ना। ठीक है, समझ रहे हो? सप्लाई बढ़ेगी उसकी, क्योंकि अगर हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, क्योंकि 100 की जगह जो मशीन 100 गुड बना रही थी वो 200 गुड बना रही है अब। और हमारे रिसोर्सेज भी, सॉरी सॉरी, हाँ। तो वही बात है कि अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो हमारे रिसोर्सेज भी तो एफिशिएंट वे में यूज होंगे ना। क्योंकि जो मशीन जिस लिमिटेड रिसोर्सेज से 100 गुड्स का सामान बना रही थी, वो मशीन अब 200 गुड्स का सामान बना रही है, तो हमारी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन आ गया ना। मान लीजिए कि मैंने, क्योंकि देखिए क्योंकि सिंपल है, मान लीजिए कि अगर मैंने 100 गुड्स का सामान डाला हुआ था, वो 100 गुड्स बन रहे थे, कल को मार्केट में टेक्नोलॉजी आएगी, उतनी उसी उतनी टेक्नोलॉजी उतने रिसोर्सेज में हम 200 गुड्स बना सकते हैं। तो मेरे रिसोर्सेज में खर्चा तो नहीं हुआ ना, मेरे रिसोर्स का खर्चा तो उतना ही था, पर मेरे प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गई है। अब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। स्टॉक गुड जो एक्स्ट्रा बन रहे हो मैं घर पे रख के क्या करूंगा, उसका मैं बेच दूंगा ना मार्केट में। तो वही बोले इन्होंने, टेक्नोलॉजी ग्रेट देन सप्लाई इंक्रीज बिकॉज ही कैन प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी विद दैट रिसोर्सेज। ठीक है। वही अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाएगी तो वही आपकी, अगर मान लीजिए वो 100 गुड्स के सामान से बननी 50 गुड रहे हैं, तो भाई मैं क्या करूँगा प्रोडक्शन करके उसकी, है ना।
तो मैं क्या करूंगा उसको और ज्यादा सप्लाई करके, मेरा नुकसान ये है ना कि मैं 50, कि मैं खर्चा भी ज्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, 100 का सामान लेके आ रहा हूँ लेकिन बनी 50 चीजें रही हैं, तो मेरा नुकसान है ना उस चीज में, तो मैं सप्लाई कम कर दूंगा। नोट, विद इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी पीपीसी भी रोल शिफ्ट राइट फॉर, पीपीसी में था ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, उस दिन फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। वो चेंज होती रहती है, मान लीजिए अगर मैं ये रही, ये लिखा हुआ है, ये मेरा, ये मेरी वो है क्या नाम है, सप्लाई कर्व है। ठीक है, मेरी सप्लाई कर्व है। अगर मेरी टेक्नोलॉजी कम होगी तो मैं पहले से कम सप्लाई करूंगा। ठीक है, ये देखिए। और अगर भाई मेरी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, इम्प्रूव अपग्रेड हो जाएगी, तो मैं पहले से ज़्यादा सप्लाई करूंगा। तो ये बोला कि विद इम्प्रूवमेंट एंड टेक्नोलॉजी पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड, ये देखिए राइटवर्ड आ गई ना। बस, बस इतना ही है, अगली वीडियो में हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा। टेक केयर, गुड बाय।